Hello students, welcome to our channel Beyond Academics. So today we are going to cover part 2 of Employees State Insurance Act, that is ESI Act 1948, for the remaining topics. So in this video we are going to cover the maternity benefit and the constitution of ESIC and the punishment provisions in this act. So let's start with maternity benefit. तो बेसिकली मैटरनिटी बेनिफिट होता क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है फीमेल एम्प्लॉयज को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस बेनिफिट के अंडर अगर कोई इंश्योर्ड एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय या वुमेन, जिसने लास्ट 9 मंथ्स में 55 डेज कम से कम काम किया हो, यानी कि सपोज अगर उसने 2 महीने पूरे काम नहीं करा, उसने 1 महीने काम किया, तो उसको इस एक्ट के अंडर बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने 55 डेज की अटेंडेंस कंप्लीट करी है तो उसे, उस लेडी को मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। मैटरनिटी बेनिफिट में जितने भी दिन वो छुट्टी लेती है प्रेगनेंसी की वजह से, घर पे रहती है, तो उस टाइम पीरियड के लिए उसको उसकी पर डे की वेजेस के अकॉर्डिंगली पेमेंट मिलती रहती है। तो पेमेंट जो मिलती है वो 12 वीक्स के लिए मिलती है, यानी कि 84 डेज के लिए, अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स के लिए पेमेंट मिलती है। अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कोई दिक्कत आ जाती है प्रेगनेंसी में, तो उन्हें जो पेमेंट मिलेगी वो 6 वीक्स के लिए, यानी कि 42 डेज के लिए मिलेगी फ्रॉम द डेट फॉलोइंग मिसकैरेज, यानी कि जिस दिन उनका मिसकैरेज हुआ है या कोई दिक्कत आई है प्रेगनेंसी में, तो उसके और 6 हफ्ते तक उनको पेमेंट मिलेगा। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई दूसरा कंफाइनमेंट हो जाता है, प्री मैच्योर बर्थ, डेट से पहले बर्थ हो जाता है बेबी का, तो उस टाइम पे भी 1 महीने का एक्सटेंशन उनको मिलेगा, यानी कि जो पीरियड है आपका 12 वीक्स का वो बढ़ के 16 वीक्स का हो जाएगा अगर कोई अर्जेंसी क्रिएट होती है प्रेगनेंसी में। अगर किसी विमेन की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी डेथ हो जाती है और जो चाइल्ड है वो बॉर्न हो जाता है, तो उसके नॉमिनी को सारा पैसा मिलेगा उस मैटरनिटी बेनिफिट का। और जो मैटरनिटी बेनिफिट का रेट होता है वो जो स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट है उससे डबल होता है, जो कि हमारा इक्वल डेली वेजेस के इक्वल आता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है मैटरनिटी बेनिफिट के अंडर। अब हम बात करते हैं ईएसआई के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जो ईएसआईसी थी हमारी, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट इंडिया के अंडर बनती है। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी कानपुर और दिल्ली में ऑन 24 फरवरी 1952 में। तो इसकी बॉडी कैसे बनती है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन एस्टैब्लिश करता है इसको? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉर्पोरेशन का, इसमें जो चेयरमैन होता है, 1 पर्सन होता है चेयरमैन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। देन वाइस चेयरमैन इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें 5 पर्सन नॉर्मल पर्सन होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है, और 29 मेंबर्स होते हैं हर स्टेट से, यानी कि हर स्टेट का, इंडिया में जितने भी स्टेट्स होंगे उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी का, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, इस तरीके हमारी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है, अब जम्मू एंड कश्मीर भी है, लद्दाख भी है, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, हर यूनियन टेरिटरी से एक। 10 पर्सन हमारे रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयर्स को, यानी कि जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनकी, उनके ओनर्स जो होते हैं, तो 10 ओनर्स को सिलेक्ट करता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और सेम वे में जैसे एम्प्लॉई यूनियंस होती हैं, तो उनमें से भी 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, 10 पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 2 पर्सन आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। मेडिकल प्रोफेशन जैसे किसी भी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हो गए, टॉप फील्ड के स्पेशलिस्ट हो गए, डॉक्टर्स, वो। 3 मेंबर्स हमारे पार्लियामेंट से आते हैं, जिसमें से 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। ये राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स ही इलेक्ट करके भेजते हैं। 1 पर्सन हमारा होता है डायरेक्टर जनरल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब हम देखते हैं जो ईएसआईसी है हमारी, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी 2 विंग्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक स्टैंडिंग कमेटी जो सारे ऑफिशियल मैटर्स देखती है, जो भी डिसीजंस लेने हैं ईएसआईसी के, वो सारे स्टैंडिंग कमेटी देखती है। और एक है हमारी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, जो भी मेडिकल से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं उसको मेडिकल बेनिफिट काउंसिल हैंडल करती है। तो जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है सेक्शन 8 के अंडर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ? उसमें 1 पर्सन होगा जो चेयरमैन होगा, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 मेंबर्स होंगे, जो हमारी ईएसआईसी की कॉन्स्टिट्यूशन थी 3 मेंबर्स उसमें से आएंगे। 3 मेंबर्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट में से आएंगे। 8 मेंबर्स हमारे आएंगे, जिसमें से 3 मेंबर होंगे एम्प्लॉयर्स द्वारा,
इलेक्टेड बाय कॉर्पोरेशन, 3 मेंबर्स एम्प्लॉयज, 1 मेंबर रिप्रेजेंटिंग मेडिकल प्रोफेशन और 1 मेंबर होगा ऑर्गेनाइज पार्लियामेंट से। 1 पर्सन हमारा वही डायरेक्टर जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। पावर्स क्या होती है स्टैंडिंग कमेटी के? पावर्स क्या क्या मिले हुए हैं उसको? कोई भी जो स्टैंडिंग कमेटी के जो पावर्स हैं कि जो भी और कॉर्पोरेशन के अफेयर्स होते हैं, कोई भी पावर है, कोई भी जो उन्होंने डिसीजन लिया उसको इम्प्लीमेंट करना है, जनरल सुपरिटेंडेंस, जनरल सुपरविजन, वो सारा स्टैंडिंग कमेटी करती है। और भी अगर कोई डिसीजन या कंसिडरेशन होता है जो एडवाइस आती है अलग अलग जगहों से, एम्प्लॉयर्स से, एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंटेटिव से, उन सारी रेगुलेशंस को भी स्टैंडिंग कमेटी हैंडल करती है। या फिर और कोई भी मैटर जो कि ईएसआई के एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिशियल हो, वो सारे डिसीजन स्टैंडिंग कमेटी लेती है। अब है हमारा नेक्स्ट है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। इसकी ऑर्गेनाइजेशन में एक डायरेक्टर जनरल होता है, एक हेल्थ सर्विसेज से होता है, मेडिकल कमिश्नर, हर 1 मेंबर ईच रिप्रेजेंटेटिव स्टेट ईच ऑफ द स्टेट। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में से केवल स्टेट में से ही मेंबर आता है, 1 मेंबर आता है हर स्टेट से। 3 मेंबर्स होते हैं एम्प्लॉयर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, 3 मेंबर जो एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं जो मेडिकल प्रोफेशन को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें से 1 वुमेन का होना कंपलसरी है और 2 मेन रहेंगे। मेडिकल बेनिफिट के क्या ड्यूटीज होती हैं? जो ईएसआईसी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एडवाइस देना मेडिकल बेनिफिट से रिलेटेड प्रोविजंस के ऊपर। और सपोज अगर किसी डॉक्टर ने इलाज किया किसी एम्प्लॉय का और उस एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हो गई और एम्प्लॉय जो है उस मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करता है इलाज सही से हुआ या नहीं हुआ, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल ही करती है। या और भी कोई अदर रिलेटेड मेडिकल एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो सारा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल ही सुपरवाइज करती है। नेक्स्ट है हमारा पनिशमेंट फॉर फेलियर टू पे कॉन्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमारा पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सपोज कोई एम्प्लॉयर जो है कोई फॉल्स स्टेटमेंट सबमिट करता है या कोई फॉल्स रिकॉर्ड, गलत रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है जिसमें कि उसने पेमेंट बढ़ाकर दिखाई हो अपने एम्प्लॉयज की, क्योंकि हमको पता है कि 15,000 से ऊपर अगर किसी की सैलरी होती है तो वो ईएसआई एक्ट के अंडर नहीं आता। तो किसी की पेमेंट बढ़ाकर दिखाई हो और खुद भी वो पेमेंट ना कर रहा हो, अवॉइड कर रहा हो, या कोई भी बेनिफिट है तो अपने नाम पे दिखा रहा हो, यानी कि कोई भी अगर उसने गलत स्टेटमेंट दी होगी तो उसको 6 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट जेल हो सकती है या फिर 2,000 रुपए का फाइन, या फिर दोनों चीजें हो सकती है फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू पे कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर कोई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे नहीं करता या किसी भी गलत तरीके से उसको काटने की कोशिश करता है एम्प्लॉय की सैलरी में से, तो उसमें कौन कौन सी पनिशमेंट पॉसिबल है? तो अगर वो कंट्रीब्यूशन पे ही नहीं करना चाहता तो उसके लिए एक अलग पनिशमेंट होती है। इसके अंदर कौन कौन सी क्लॉजेज आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो क्लॉज ए में है कि वो कंट्रीब्यूशन पे नहीं करता। क्लॉज बी में है कि जो उसने कंट्रीब्यूशन किया है 4.75% वो एम्प्लॉय की ही सैलरी में से काटने की कोशिश करता है। क्लॉज सी कहता है कि जो भी नॉर्मल वेजेस सेट कर रखे हैं तो वो वेजेस रिड्यूस नहीं कर सकता एम्प्लॉय की अपने वर्कर की, कि जो कंट्रीब्यूशन उसके पैसे वो रिड्यूस कर दे सैलरी में से, ऐसा नहीं कर सकता वो। या फिर अगर कोई एम्प्लॉय सिकनेस बेनिफिट अवेल कर रहा है तो वो उसको नौकरी से निकाल नहीं सकता या उसको पनिशमेंट नहीं दे सकता। कोई फॉल्स रिटर्न नहीं फिल कर सकता। किसी भी ऑफिशियल को या इंस्पेक्टर को उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने से, ड्यूटीज निभाने से रोक नहीं सकता। या फिर अगर कोई भी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी जो कंप्लायंस है उसको फॉलो नहीं करता, उसका उल्लंघन करता है, तो अलग अलग पेनल्टीज और सजा का प्रावधान है। तो जैसा हमने देखा क्लॉज ए में है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करता। क्लॉज बी में दिखाया हुआ एग्जांपल के थ्रू कि अपना कंट्रीब्यूशन भी वो सैलरी में से डिडक्ट करने की कोशिश करता है। बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रखा है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 1.75%, एम्प्लॉयर्स का 4.75%, तो टोटल वेजेस है 10,000। अब डिडक्शन एक्चुअली में कितनी बनती है? 175 रुपीज जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर वो 175 रुपीज 9,825 पे करता है तो सही है, लेकिन अगर वो सपोज अपना कंट्रीब्यूशन भी सैलरी में से काट लेता है और 9,350 ही पे करता है, ये गलत है। एम्प्लॉयर जो है वेजेस रिड्यूस नहीं कर सकता, जो सिकनेस बेनिफिट अवेल कर रहा है उसको पनिशमेंट नहीं दे सकता, कोई फॉल्स रिटर्न नहीं भरना चाहिए उसको, और किसी भी इंस्पेक्टर या अदर ऑफिशियल को उसकी ड्यूटीज को करने से रोकेगा नहीं।
तो अब इसमें पेनल्टी